तैयार हो जाइए नए हफ्ते की शुरुआत के लिए। भले ही दुनिया भर के बाजारों से संकेत हो हल्की कमजोरी और सुस्ती के, लेकिन भारतीय बाजार रहेंगे चुस्त दुरुस्त और एक्शन रहेगा भरपूर, क्योंकि नजरें हैं 11,000 पर। जी हाँ, 11,000 का लेवल छुएंगे, पार करेंगे, टिकेंगे या फिसलेंगे। ढेर सारे हैं सवाल, मिलेगा जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अहम हफ्ता है बाजारों के लिए, कुछ दिग्गज नतीजे आने वाले हैं। भारतीय बाजार में ग्लोबल मार्केट्स है, वहां पर भी एक्शन बरकरार रहेगा। काफी सारी खबरें आई हैं जिन पर अनिल जी के व्यूज भी चाहिए। तो सर, एक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताइए आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं? दीप, ट्रिगर्स बिल्कुल दुनिया भर के बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं और वो थोड़े से सुस्ती के, हल्की सी कमजोरी के, लेकिन धीमे धीमे अमेरिकी बाजारों में सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। पिछले हफ्ते हम लगातार 2 दिनों से यही बात कर रहे थे कि देखिए डाउ की ट्रेडिंग रेंज अब छोटी होती दिख रही है और शुक्रवार को तो देखिए मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज में कारोबार करने के बाद डाउ थोड़ी सी कमजोरी के साथ बंद हुआ है। लेकिन हाँ, डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और इसलिए एशियाई बाजारों का मूड माहौल थोड़ा सा हल्का सा नरमी की तरफ है। लेकिन कोरोना पर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। आज हिंदुस्तान में एम्स में इस वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। एचडीएफसी बैंक और एमएनएम फाइनेंस के नतीजे आए हैं वीकेंड पर, उस पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। और आज टेलीकॉम कंपनियों के लिए है बड़ा दिन, खासतौर से वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए। एजीआर बकाये पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पता नहीं फैसला आज आएगा या नहीं, लेकिन सुनवाई तो है, तो इस पर भी आज आपको रखनी है नजर। तो डीप ढेर सारा एक्शन है, ढेर सारे ट्रिगर्स है और ये हफ्ता पूरा एक्शन भरा रहने वाला है, क्योंकि अब पहली तिमाही के नतीजों का जोर और पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो रिजल्ट्स के लिहाज से ये हफ्ता बेहद अहम रहेगा। 11,000 के लेवल के लिहाज से ये हफ्ता बेहद अहम रहेगा। तो पूरी तरह से जोश खरोश के साथ इस हफ्ते की होगी शुरुआत, ये तय है। जी बिल्कुल अनिल जी, और अब 11,000 पर ही नजर है। मैंने सर पिछले हफ्ते के एंड में ही आपसे पूछा था कि 11,000 या 10,500, अब तो लग रहा है कि 11,000 के आने की तैयारी में है। हाईएस्ट क्लोजिंग है मार्च 6 के बाद और फाइनली 4 अटेम्प्ट्स के बाद 200 डीएमए को भी हमने क्रॉस कर लिया। अगर 11,000 आना है, उसके पार जाना है, तो क्या ट्रिगर्स रहेंगे, किन एक्शन पर आपकी नजर रहेगी और थोड़ा कौन से सेक्टर्स अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हमें 11,000 के पार ले जाएंगे? सर दीप, 11,000 के पार जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए, बाकी पूरी लाइफ सेट है। और वो ट्रिगर है अमेरिकी बाजारों की तेजी का और डाउ फ्यूचर्स की मजबूती का। आप वो दे दीजिए, बाकी सब सेट है। और आज उन सारे सेट ट्रिगर्स में सबसे बड़ा एक ट्रिगर जो आपको नजर आना चाहिए, जो सेट है, पहले मैं वो बता दूं। एचडीएफसी बैंक के दमदार नतीजे, तो बैंक निफ्टी की जो पिछड़न है, अब एचडीएफसी बैंक के दमदार नतीजों के बाद थोड़ी सी जोश बढ़नी चाहिए और जो ये पिछड़न है ये तेजी में बदलनी चाहिए या फिर ये लीडरशिप में आनी चाहिए। और लीडरशिप ना भी आए तो कम से कम निफ्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैंक निफ्टी ट्रेड करे, ये तो जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, एफआईज की बिकवाली लगातार परेशान कर रही थी और कई दिनों बाद शुक्रवार के सेशन के एफआईज के आंकड़े बेहद पॉजिटिव और दमदार आते हुए दिखे। दूसरी चीज ये। तीसरी चीज जो आपने अभी कही, 200 दिनों के मूविंग एवरेज या 10,875-85 जो भी हो, उसके पार निकलकर हम बंद होने में कामयाब रहे, तो तकनीकी तौर पर हम बाजारों में मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। और चौथी बात यह कि रिजल्ट सीजन में हालांकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, लेकिन उम्मीद भी खराब रिजल्ट की है, तो कम उम्मीद पर अच्छे रिजल्ट्स, चाहे वो आईटी कंपनी के रहो चाहे अब बैंक से हो, तो वहां से आपको सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। तो ये 3-4 कारण ऐसे हैं और सेंटीमेंट थोड़ा सा बेहतर है। और पांचवा और जोड़ना चाहें तो एम्स की तरफ से ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो रही है वैक्सीन की, दुनिया भर में हो रही है। एक और खबर एस्ट्राजेनेका को लेकर है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ अपना टाई अप करने जा रही है कोविड-19 के वैक्सीन जब भी बनाए तब उसके लिए। तो पूरे दुनिया भर में इसको लेकर थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर है। इन सब पॉजिटिव ट्रिगर्स के बीच में खाली एक पुश धक्का देने वाला जो मामला है ना, जिससे आप 11,000 के पार निकल जाएं, वो आपको अमेरिका से चाहिए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि पूरी की पूरी तेजी हमारी इंपोर्टेड है, हमने अमेरिका से मंगाई है, डाउ से लिए। तो ऐसे में डाउ मजबूत रहेगा तो हमें ऊपर जाने में आसानी होगी, और डाउ मजबूत नहीं रहेगा तो थोड़ा सा हम 11,000 के आसपास अटकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पार नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, एक झटके में ना निकलकर थोड़ा वक्त बिताकर निकले, बस बात उतनी सी है। तो खाली एक ही चीज मिसिंग है, वो है मजबूत ग्लोबल मार्केट्स
वो भी आज के लिए, वो भी सिर्फ आज के लिए, ऐसा नहीं कि मजबूत मतलब कोई बहुत कमजोर है, सिर्फ आज के लिए। और अच्छी बात है कि अमेरिकी बाजारों में वॉलेटिलिटी अब बहुत कम होती हुई दिख रही है, जिसका अंदाजा हम पिछली बार लगा रहे थे कि अब कितने दिन आप उतार चढ़ाव करेंगे, थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा। और डाउ शुक्रवार को सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में बंद हो गया, तो ये एक अच्छा संकेत है कि बाजार कम वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ऑल सेट। एक दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये, और दूसरा एक वायदा कारोबार का आंकड़ा है जो मैं आगे विस्तार से बात करूंगा, वो भी थोड़ा सा अलार्मिंग और अलर्ट करने वाला है। अदरवाइज हम सब सेट हैं एकदम। जी ठीक है, तेजी के लिए सेट है या फिर अच्छे एक्शन के लिए सेट है, बट एक दो क्यूज है जिन पर नजर रखनी चाहिए। तो चलिए सर, फिर आज के सेटअप की बात करते हैं। कुछ अर्निंग्स के बारे में भी बाद में हमें बात करना है। आज का सेटअप कैसा लग रहा है? थोड़ी सुस्त शुरुआत जरूर दिख रही है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। देखिए दीप, सुस्त शुरुआत होगी, सुस्त शुरुआत से कोई डरने वाली बात नहीं। जितनी सुस्ती और कमजोरी के साथ शुरुआत हो, उतना ही बेहतर मौका होगा आपके लिए खरीदने के लिए। जहां तक पहले मैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स का आपको पहले अंदाजा दे दूं और बाकी सारे मैं ट्रिगर्स भी बता दूं, तो ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ भी हल्की सी सुस्ती है, उससे बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। कि डाउ आधा % नीचे, माफ कीजिएगा, हांगकांग आधा % नीचे, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे। हाँ, ये आपकी तेजी पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन यू टर्न नहीं करेंगे, इतना आप निश्चित होकर मानकर चल सकते हैं। इसलिए मैंने ग्लोबल संकेतों को डाउ के नीचे बंद होने के बावजूद और साथ ही डाउ फ्यूचर्स के 100 पॉइंट नीचे होने के बावजूद मैंने ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। अभी कोई इन संकेतों में ऐसा बदलाव नहीं हुआ जिससे कि आप नेगेटिव माने। एफआईज के डेटा बड़े दिनों बाद मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं। घरेलू फंड्स के डेटा मैंने लंबे समय बाद पॉजिटिव से न्यूट्रल किया। पॉजिटिव तो नहीं, ये तो न्यूट्रल पॉजिटिव में चल रहा था। अब घरेलू फंड्स के डेटा न्यूट्रल साइड पर है। वायदा कारोबार के संकेत नेगेटिव साइड पर है, और ये थोड़ी सी चिंता की बात है आपके लिए ऊपरी स्तरों पर। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ये है आज के लिए। अब आइए आपको रेंज दे दूं। अब रेंज सरक कर ऊपर की तरफ, आपको मैं बार बार लगातार कहता था 10,550, 10,625 मजबूत सपोर्ट जोन है, और आप देखिए 2 बार 10,550, 10,575 की रेंज में सपोर्ट लेकर निफ्टी एग्जैक्टली वहीं से घुमाया। पहले मजबूत सपोर्ट जोन को तोड़ा नहीं, और इसीलिए हमने ट्रेंड को पॉजिटिव से न्यूट्रल तक भी नहीं किया, जबकि बैंक निफ्टी आपको संकेत दे रहा था। लेकिन मैं निफ्टी का इंतजार कर रहा था कि क्या ये 10,550 के लेवल को तोड़ता है, लेकिन तोड़ा नहीं। अब दीप, सबसे बढ़िया बात ये हुई है कि इमीडिएटली आपकी रेंज ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। 10,550, 10,625 जो रेंज की हम बात कर रहे थे, वो अब रेंज शिफ्ट होकर 10,750, 10,825 की बन जाती है दिन के लिए। पोजिशनल थोड़ी सी नीचे आएगी, ये दिन के लिए रेंज है जो आपको 10,750, 10,825 पर रखना है। ये मजबूत सपोर्ट जोन है। जब तक ये ना टूटे तब तक आपको सोचना भी नहीं है कि आप कमजोर हैं। यानी कि अगर आप यहां से 75 पॉइंट, 100 पॉइंट नीचे भी आ जाएं, तब भी आप मजबूत है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बने रहना चाहिए। 10,750, 10,825 मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तरों पर 10,950, 11,000 ये रुकावट वाला लेवल है जहां प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। उसके पार निकले तो फिर 11,100, 11,150 ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन है। यहां पर अगर बाजार आता है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार कीजिए करेक्शन का। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 21,600, 21,400, 21,600 ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आए तो बिना किसी को पूछे कहे चुपचाप खरीद लीजिए, बिना शोर मचाए, हल्ला गुल्ला किए। पहले खरीदिए फिर शोर करिए। 22,050, 22,200 पहली छोटी रेंज है ऊपर की तरफ जहां पर बैंक निफ्टी रुकेगा। उसके पार निकला तो 22,400, 22,600 तक जा सकता है। वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर से इंतजार करें थोड़ी डिप का री एंटर करने के लिए। ये हो गई आपकी बड़ी वाली रेंज आज के लिए दीप। तो ये ब्रॉडर जोन है जिस पर आपको नजर रखनी है। जी, ब्रॉडर जोन आपके लिए ये है जहां पर आपको नज़र रखनी है। दिन के ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो फिर कौन से लेवल्स पर आपकी नज़र है सर? और जो आप ये क्यूज बता रहे थे जहां तक हायर पीसीआर को लेकर है, कितनी बड़ी चिंता हो सकती है इससे? दीप देखिए, पहले तो 10,850, 10,900 ये छोटी रेंज है निफ्टी की आज के लिए। मीडियम रेंज 10,800 से लेकर 10,950 की निकल कर आती है, और बड़ी रेंज जो है वो 10,750 से 11,000 की है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इसी रेंज में आपका काम चल जाए, इसके बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। बैंक निफ्टी 21,650, 22,075 ये आज के दिन की छोटी रेंज है। 21,500, 22,200 ये आज की मीडियम रेंज है, और 21,400 से 22,400 आज की बड़ी रेंज मानकर आप चल सकते हैं। ये बड़ी रेंज है आपके लिए। 11,000 के ऊपर की मैंने रेंज नहीं दी है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। उसका जवाब है अगली लाइन में।
पुट कॉल रेशियो 1.76 पर है, ये 100% अनडाउटेडली ओवरबॉट है। कल देर शाम, और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, मैं सब लोगों को कहता हूँ कि भाई मुझे बहुत लोग सैटरडे संडे को पूछते हैं दीप के मार्केट क्या लग रहा है, और ट्विटर पे भी मैसेज आया मंडे क्या खुलेगा। मैं क्यों सैटरडे संडे को बताऊँ मंडे क्यों खुलेगा, कैसा खुलेगा, और क्या पता कैसा खुलेगा। आप देखिए पूरे वीकेंड पे 40 पॉइंट 38 पॉइंट एसजेएक्स निफ्टी मजबूत बंद दिख रहा था, जो शुक्रवार देर रात को बंद हुआ 38 पॉइंट ऊपर है, और अभी क्या है 38 पॉइंट नीचे है। ठीक है, अब जब आपको पता है कि सोमवार सुबह कैसा एशिया खुलेगा, डाउ फ्यूचर्स क्या होगा, उसके हिसाब से अपनी ओपनिंग है, तो आप है ना सैटरडे संडे रिलैक्स रहें। सैटरडे संडे जिंदगी में बहुत कुछ और करने के लिए मार्केट के अलावा, तो मार्केट के लिए 5 दिन बहुत है, 2 दिन दूसरी चीज़ों के लिए रखिए। अब आइए देखिए मंडे सुबह सुबह तस्वीर बदली हुई आपको नजर आती है, और मैं इंतजार करके बैठा था दीप कि सैटरडे संडे को ये 40 पॉइंट ऊपर है ना, अच्छा 40 पॉइंट ऊपर खुलेगा, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, 10,975 11,000 जाने दीजिए, इसको जाएगा ना, वहाँ पर ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट बनेगा। और क्यों बनेगा उसका जवाब अब देता हूँ मैं आपको। पुट कॉल रेशियो 1.76 किसी भी लिहाज से बहुत ओवरबॉट, और ऐसे में ऊपरी स्तर पर आपको सावधान रहना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और आपको नीचे वापस री एंटर करने के लिए हल्का होकर रहना है। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि 11,000 का लेवल वो है जहां पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है। हालांकि एक अच्छी बात दीप ये हुई है कि जो इस वीक की एक्सपायरी है उसका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000 से शिफ्ट होकर 11,200 पर हो गया, यानी कि पहले से ही शुक्रवार के सेशन में कुछ कॉल राइटर्स है जो बैकफुट पर आ गए और उन्हें समझ में आ गया कि 11,000 के कॉल अब लिखना खतरे से खाली नहीं है। ये एक अच्छी बात जरूर हुई कि थोड़ा बैकफुट पर गए, लेकिन उसके बावजूद 25 लाख शेयर मंथली सीरीज में है, 18 लाख शेयर वीकली सीरीज में, जो कि अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में चाहिए आपको 11 एक किसी लेवल पर, ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो चाहिए, और विक्स आपको लोअर लेवल पर है 24 के आसपास, जो कि 5% घट कर आया है। ये तीनों कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा बताया था कि 11,000 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करके एक करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। अब करेक्शन कितना हो सकता है? वो करेक्शन हो सकता है 75 पॉइंट का हो निफ्टी पर, वो करेक्शन हो सकता है 100, 125, 150 पॉइंट का हो। एग्जैक्टली कितने करेक्शन से आप वापस घूमेंगे ये कहना मुश्किल काम है, थोड़ा सा उस समय देखेंगे और उसको ट्रेल करके चलेंगे, लेकिन वहां पर आपको री एंट्री करनी है। और अगर आप वैसा नहीं कर सकते और आप उतने मतलब बहादुर और समझदार ट्रेडर नहीं है, तो फिर छोड़ दीजिए, फिर दिमाग मत लगाइए, जो है जैसा है वैसे चलने दीजिए। जब करेक्शन मिले नीचे में तो वापस से री एंटर कर लीजिएगा, 100, 125, 75 पॉइंट आपको मिले फिर से एंट्री कर लीजिएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये हायर पुट कॉल रेशियो आपको ये बता रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये है, ये मेरी कमेंट्री तब होती है जब 30-40 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी ऊपर खुलने के संकेत देता, लेकिन अब 30-40 पॉइंट नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। तो मेरा ये समझना है कि पहली चीज तो नीचे खुलना नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई 30-40 पॉइंट नीचे मार्केट खुल सकता है, और खुलता है तो आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो हल्की शॉर्ट पोजीशन आप 10,825, 10,850 की रेंज से सोचना शुरू करें कि मुझे कहाँ काटना है, काटने के बारे में सोचेगा। वहाँ से थोड़ा सा आपका शॉर्ट पोजीशन भी हल्की हो जाएगी। और लॉन्ग पोजीशन में भी अगर कोई लोग ट्रेडर्स ऐसा सिर्फ बीटीएसटी के तौर पर पोजीशन लेकर गए तो वो भी अपनी पोजीशन हल्के कर लेंगे। एक बार थोड़ा सा बाजार हल्का हुआ तो फिर से गति पकड़ सकता है। लेकिन एक बात तय है, 11,000 के आसपास आपको एग्रेसिवली खरीदारी नहीं करनी है, इंतजार करिए हल्के करेक्शन का, उसके बाद री एंट्री करिए। यह आपको पुट कॉल रेशियो से साफ संकेत आ रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे पुट कॉल रेशियो से जो संकेत आ रहे हैं, और नई पोजीशंस कैसे बनानी है इसके बारे में भी अनिल जी से जानेंगे। पर उससे पहले बता दीजिए, जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, जिस तरह से अब सेटअप लग रहा है, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? 10,800 का डीप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस पर 10,700 का वैसे दूर हो जाता है, 10,700 का 200 पॉइंट है, लेकिन इमीडिएटली चूंकि रेंज में बदलाव आज ही हुआ है ना दीप, इसलिए मैं ना थोड़ा सा सेफर साइड पर नीचे का स्टॉप लॉस देना चाहता हूं। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि आप 10,800 के नीचे भी बंद होंगे, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर 10,700 रखिए। कल मैं आपका स्टॉप लॉस कम कर दूंगा। मैं आमतौर पर 100-125 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस देना प्रीफर नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जब भी ट्रेंड बदले या कोई एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे तो हमारे व्यूअर्स को नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, प्राइमरी इस मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना नुकसान कम करें। अगर आपको नुकसान कम करना है या सीमित करना आ गया और नुकसान झेलना आ गया तो प्रॉफिट तो बनेगा ही। ये मार्केट आपको प्रॉफिट तो बना के देता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप लॉस संभाल नहीं पाते हैं, और लॉस इतना हो जाता है कि आप दूसरे ट्रेड के लिए अपने आप को खड़ा नहीं कर पाते। इसलिए मैं आमतौर पर जो स्टॉप लॉसेस देता हूँ वो बहुत सोच समझ कर इसलिए देता हूँ कि ताकि अगर आपको लॉस हो तो उतना ही लॉस हो जिसे आप संभाल पाएं। अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है निफ्टी में, जो मैं या तो क्लोजिंग वाले शो में आपके लिए रिवाइज कर दूंगा
या फिर मैं कल पक्के तौर पर आपके लिए ऊपर का आ जाएगा। लेकिन एक दिन में जो डेटा में परिवर्तन हुआ है उसको देखते हुए आपको 10,700 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर आपकी निफ्टी में पोजीशन है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे भी स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आ रहा है। अब एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी मैंने सेफर साइड पे 21,500 का रखा है। 21,500 का स्टॉप लॉस भी अपने आप में बहुत दूर है दीप, 400 450 पॉइंट का। तो लेकिन मेरे पास इलाज नहीं है, क्योंकि मेरे पास बीच में कहीं है ना 21,650 700 के पहले कोई लेवल है नहीं, और 21,650 700 पे मैं खरीदना चाहता हूँ 21,600 के आसपास। तो वहाँ का मैं स्टॉप लॉस दूंगा। पता चला जिसकी तेजी की पोजीशन है वहीं ट्रिगर हो गया और मैं फ्रेश खरीदारी की भी बात कर रहा हूँ, तो वो दोनों मिसमैच हो रहा है। तो आज थोड़े से ना तेजी की तरफ में आपके स्टॉप लॉस डीप आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो हल्की सी वो आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। तो 21,500 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आपके शॉर्ट्स हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। जिनको बहुत कम रिस्क रखनी है वो 10,935 का रखिए, यानी कि शुक्रवार का हाई पार करते आप अपनी शॉर्ट काट ले। लेकिन सही बुकिश स्टॉप लॉस आपका 11,000 का है, 11,000 के पार निकले, 11,000 को ऊपर क्लोज हो तो आप शॉर्ट काटिए, अदरवाइज रुकिए। अब 11,000 का मतलब ये नहीं कि 11,000 राउंड फिगर हुआ, ये हो सकता है 10,975 से घूम जाए और हो सकता है 11,025-50 से घूमे। वो 20-25 पॉइंट की आपको उस वक्त की सिचुएशन देखकर, ग्लोबल मार्केट्स को देखकर एक आइडिया लेना पड़ेगा। लेकिन ब्रॉडली 11,000 के आसपास का लेवल वो है जहां से आपका स्टॉप लॉस बनता है। बैंक निफ्टी पर ये स्टॉप लॉस बनता है 22,200 का, जिस पर आपको नजर रखनी है, ये ध्यान में रखिए। तो दीप, ये आपके लिए स्टॉप लॉस हो गए तेजी और मंदी दोनों ही तरफ के। जी बिल्कुल, तो नज़र रहेगी इन लेवल्स पर, और 11,000 निफ्टी के लिए काफ़ी अहम लेवल होगा। देखते हैं आज कैसी मूव्स आती है। नई पोजीशंस बनाने के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं सर? निफ्टी खरीदिए 10,750 10,825 की रेंज में आता है, तो वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 10,700 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 10,925 10,975 11,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी आपको करनी है। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 10,950 11,000 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं शॉर्ट करने का, लेकिन यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस आपको थोड़ा दूर का दूंगा, ऊपर का दूंगा 11,150 का। 10,900 10,850 10,825 ये आपका लेवल हो सकता है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी में। वापस अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते तो बैंक निफ्टी में आइए। बैंक निफ्टी मुझे लगता नहीं दीप कि 21,500 21,700 में आएगा। अभी मैं खाली निफ्टी और करेक्शन को देख के मैं डाल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बैंक निफ्टी नीचे भी खुलना चाहिए दीप। अगर खुलता है तो अच्छी बात है, खरीदने का मौका है। मैं आपको फिर कह रहा हूं और साफ साफ बता रहा हूं, बैंक निफ्टी पर मेरी फिर नज़र है 21,500 21,700 की रेंज में कभी भी ये आज के 2,000 आएंगे। एक बार अगर मुझे थोड़ा सा करेक्शन मिल जाए ना 200 250 300 पॉइंट का, मजा आ जाए, तो मतलब मैं खरीदने के लिए तैयार बैठा हूँ। मुझे 21,500 21,550 के पार जो बैंक निफ्टी निकला है शुक्रवार को, और जो शुक्रवार को हमने बाय कॉल भी दिया था, उसके बाद अच्छा खासा लगभग मेरे ख्याल से 21,790 पर हमने बाय कॉल दिया था। तो हाँ 800 900 हज़ार लगभग 250 300 पौने 300 पॉइंट उसी वक्त बढ़ गया क्लोजिंग वाले शो में। तो बाय ऑन डिप्स है बैंक निफ्टी, और एचडीएफसी बैंक शायद बैंक निफ्टी को बचाने की कोशिश भी करेगा। तो मुझे लगता है हो सकता है और आज निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी लीडरशिप फिर से लेने की कोशिश करे। तो आज का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अगर आज बैंक निफ्टी ने लीडरशिप ले ली तो फिर आप सेट हैं एकदम, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना निफ्टी में टेंशन है ना फिर बैंक निफ्टी में टेंशन है। तो आज बैंक निफ्टी पे नजर रखिए कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को मार्केट कैसे लेता है, ये आपके लिए हो गया। तो 21,500 21,700 इस वक्त आइडियल रेंज है, वहां पर आएगा तो खरीद लीजिएगा। 21,350 का स्टॉप लॉस है, 21,850 950 22,075 22,200 और 22,400 तक के टारगेट फाइनली बनेंगे आपके लिए बैंक निफ्टी पर। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 22,250 से 22,500 की रेंज में शॉर्ट करें। 22,600 आपका स्टॉप लॉस होगा, 22,050 21,950, बस दो छोटे टारगेट जिसके लिए शॉर्ट कीजिए। दैट्स इट। जी दीप, नज़र रखिए बैंक निफ्टी पर, और जब जब अनिल जी कहते हैं कि बैंक निफ्टी पर नज़र है और कॉल आने वाली है, आपको बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं। फ्राइडे को क्लोजिंग शो में भी आपको बढ़िया ट्रेड बताया गया था बैंक निफ्टी पर, जहां पर इमीडिएटली अगर आपने एक्ट किया होता तो अच्छा मुनाफा भी आता। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी आपको। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 21,550 का है। आपके लिए जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट है 21,950 का, 22,050 का दूसरा टारगेट और 22,150 ये तीसरा टारगेट। बैंक निफ्टी ने अब मन बना लिया कि जितना मुझे पीछे रहना था रह गया, अब मेरे को आगे निकलना है। ये बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी दीप, ये पूरी दुनिया का सबसे आज्ञाकारी
और होनहार इंडेक्स है जो हमेशा बात सुनता है, मतलब इसको आप जोश दिला दो फिर आप देखो कि क्या कुछ होता है। तो बैंक निफ्टी में 21,790 पर जो आपको खरीदारी करने की राय दी थी, 21,900, 21,950, ये 2 टारगेट हासिल हुए। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिन के लिए किया है ट्रेड, आराम से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एकदम सटीक स्ट्रैटेजी दी गई थी आपको बैंक निफ्टी पर, और देखिए बढ़िया टारगेट्स भी वहां पर आपको आते हुए दिखे। देखते हैं आज एक बार फिर से क्या बैंक निफ्टी में ऐसा ही बढ़िया एक्शन आएगा कि नहीं, नजर जरूर है अनिल सिंह जी की। अनिल जी, F&O बैन, कुछ और स्टॉक्स वापस एंट्री करके एक दिन में देखा कुछ स्टॉक्स बाहर गए बट अब वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये आना जाना लगा रहेगा दीप। एक दिन मूड खराब होता है, थोड़ी पोजीशन कम होती है, वापस मूड पॉजिटिव बनता है और तैयार आने के लिए। तो ठीक है, नेल्को, ग्लेनमार्क, भेल 3 नए एंट्री हो रहे हैं और बाकी 6 बैन में है। तो अब बैन में आने जाने से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तो ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा जी। बिल्कुल अनिल जी, अब थोड़ा विस्तार में जो फंड फ्लो एक्शन है उसके बारे में बताइए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन से एफआई एक्शन पॉजिटिव हो गया है, पर जो आज वायदा कारोबार के क्यूज नेगेटिव रखे हैं वहां से क्या ध्यान रखना चाहिए? दीप, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, हमेशा डेटा पढ़ने का भी एक तरीका है। एफआईएस के डेटा को लोग है ना एकदम वो नेट बाइंग और सेलिंग कितनी हुई है उसमें पढ़ लेते हैं, वो पढ़ना ठीक नहीं है। नेट बाइंग सेलिंग में आप देखिए कैश की पहले खरीदारी बिकवाली होती है, फिर वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स की अलग अलग खरीदारी बिकवाली होती है, फिर आप ऑप्शंस में खरीदारी का आंकड़ा आता है इंडेक्स का। अब इंडेक्स में ऑप्शंस में जो नेट खरीदारी का आंकड़ा आता है उसमें कॉल ऑप्शन खरीदारी, कॉल ऑप्शन बिकवाली, पुट ऑप्शन खरीदारी, पुट ऑप्शन बिकवाली। आप जितना डीप में जाएंगे ना आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि एफआईएस कर क्या रहे हैं, कि कितने कॉल बेचें, कितने पुट खरीदें, कितने पुट बेचें, कितने कॉल खरीदें। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि वो कितने बुलिश है, कितने बेरिश है। यानी कि ये मतलब ये महासागर है, आप जितनी डुबकी लगाओगे, जितना गहरे में जाओगे उतने अच्छे मोती निकाल के लाओगे। तो एफआईएस के डेटा में भी बहुत कुछ है। जो खाली ऊपर पढ़ लेगा नेट एफआईएस ने ये किया, वो कभी इन डेटा को समझ नहीं पाएगा। और इसलिए पिछले 2 दिनों से आपको याद हो हम एक ही बात करें कि देखिए, जब भी एफआईएस की तरफ से ना डेटा में ट्रेंड रिवर्सल होता है, वो वायदा कारोबार से शुरू होता है। पहले उनका एक्शन वायदा कारोबार में आता है, बाद में कैश मार्केट में आता है। वायदा कारोबार में पहले उन्होंने बिकवाली थामी, फिर थोड़ी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग शुरू की, और अब फाइनली शुक्रवार के डेटा आप देखिए 697 करोड़ के इतने दिनों बाद खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस का आया है। और अच्छी बात है कि ये कोई ब्लॉक डील वील की वजह से नहीं आया, एक्चुअली खरीदा है 700 करोड़ का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 652 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदें, वो भी अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 3, 294 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदें, वो भी अच्छी बात है। तो 700 और 300 हजार 1650 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी है एफआईएस की तरफ से सीधे सीधे तौर पर। अब आइए 566 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे, उसमें मिक्स एंड मैच है, तो उसे एक बार आप छोड़ दीजिए। फिर भी बड़े दिनों बाद इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में और कैश में तीनों जगह एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा है। तो आज के लिए आपको इन तमाम ग्लोबल मार्केट्स के बीच में जो सबसे पहला संकेत, सबसे मजबूत संकेत लेना है, वो एफआईएस के डेटा के दम पर। 7 बजे भी मैं जब लिंक दे रहा था मानसी को बुलेटिन में, तब मैं यही कह रहा था कि जितना ज़्यादा गैप से खुले, पहली बात तो मेरे हिसाब से नीचे खुलना नहीं चाहिए। देखो मैं बहुत साफ साफ अभी भी बोल रहा हूँ, तब 7 बजे भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर ग्लोबल मार्केट अभी जैसे हैं वैसे ही रहना है तो आप नीचे नहीं खुलेंगे, मान के चलिए नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर नीचे खुलते हैं तो आपके लिए लपकने का मौका है, पकड़ लीजिए, छोड़िए मत। 50-75 पॉइंट मिला निफ्टी, वहीं तुरंत प्रभाव से ले लीजिएगा। तो ये आपके लिए एफआईएस के डेटा हो गए। अब मैं आपको वायदा कारोबार के डेटा बता देता हूँ। 10,700 इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी पर। इस सीरीज में 27 लाख शेयर वहां पर है, वो आपके लिए सॉरी नॉट इमीडिएट सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट हो गया 10,700 जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 11,200 पर आपका सीरीज के हिसाब से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, लेकिन उससे बीच में 11,000 एक थोड़ा सा रुकावट वाला लेवल है। 18 लाख शेयर वहां पर है, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है 11,800। 10,800 इमीडिएट सपोर्ट है। तो आज के लिए 10,800 11,000 ये आपकी निफ्टी की वायदा कारोबार के लिए आज से रेंज हो गई। बैंक निफ्टी में दीप डेटा कम है, बहुत ज़्यादा मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन जो मिल रहा है उस हिसाब से 21,500 पर सपोर्ट है और 22,000 पर हल्की रुकावट। 22,000 पार करके टिके तो 5 लाख शेयर जो कॉल राइटर्स है 22,000 के, वो थोड़े तनाव में आएंगे। अब एक और आपको फॉर्मूला दे देता हूँ अभी, जहाँ पर आपको खरीदारी करने के एक फॉर्मूला तो मैंने दिया कि अगर निफ्टी गलती से आ जाए नीचे 21,600-700 की रेंज में, तो इंतज़ार मत कीजिएगा कि मेरा बिगुल बजेगा फिर मैं आपको बोलूँगा ले लेना। एक फॉर्मूला और दे देता हूँ दीप, 22,065
30-35 पॉइंट और गिन लो, चलो 22,100 मान लो, 22,100 के पार निकल कर बैंक निफ्टी टिकने जैसा दिखे तो भी फिर मेरा इंतजार मत करना कि अनिल जी बोलेंगे फिर खरीदेंगे। 22,100 के ऊपर टिकने लगे, 22,200, 22,250, 22,350, 400, 22,500, 22,600 तक की जगह खुलती है, तो आगे 300-400 पॉइंट तक की जगह खुलती, कहाँ जाके रुकेगा वो देखेंगे। हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा रुकावट का लेवल है, ऐसा नहीं वन साइडेड भागेगा, लेकिन आपको खरीदने का संकेत दे देगा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, वो नॉन स्टॉप ऐसे नहीं भागेगा। बैंक निफ्टी 22,000 पार करने के बाद भी नॉन स्टॉप जो 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 स्पीड चाहिए, जो शुक्रवार को देखिए, वो स्पीड की उम्मीद मत करना। आप थोड़ा ही खरीदना ताकि जिसे आप संभाल सको। और क्यों खरीदना मैं बताता हूँ, और क्यों बैंक निफ्टी खरीदना वो भी बताता हूँ। निफ्टी आपका ओवरबॉट है, राइट, पुट कॉल रेशियो 1.76 है, वहां पे डर है, सामने 11,000 है, यहां पे वो डर नहीं है। तो इसलिए आज खरीदने के हिसाब से आप अपना माइंड सेट चेंज कर लो। हमें बैंक निफ्टी पर ज़्यादा फोकस करना है खरीदने के लिहाज से, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब इससे ज़्यादा क्लियर साफ साफ मैं नहीं बता सकता, एकदम क्लियर कट होना चाहिए अब आपका क्या किस तरह की अप्रोच जो होनी चाहिए आज की बाजार में। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो नज़र रहेगी इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी में आप बढ़िया एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। सर रिजल्ट्स का भी विश्लेषण करते हैं। एचडीएफसी बैंक का कितना बड़ा रोल रह सकता है? कोरोना हो, महामारी हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, इनकी 20% ग्रोथ तो दिखती रहती है हर बार। इसीलिए तो ये एचडीएफसी बैंक क्या मतलब क्या लीडर है आदित्य पुरी साहब, मजा आ जाता है उनसे बात करो, उनका इंटरव्यू करो, उनसे वैसे ऑफ रिकॉर्ड बात करो, गजब। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही सुन के कि वो रिटायर हो रहे हैं, ये उनकी आखिरी एजेंट थी। मतलब ऐसा लगता है कि ऐसे लीडर, ऐसे बढ़िया बैंकर बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान को नसीब होता है, और ये और लंबा काम करे, मतलब बैंक से रिटायर हो जाए लेकिन कुछ बढ़िया काम और देश के लिए करे और बैंकिंग सिस्टम के लिए करे, मजा है। ऐसे बेहतरीन बैंकर्स, ओह वाकई में एचडीएफसी बैंक ऐसे ही नहीं बनता। इनके पीछे बहुत लोगों की खून पसीना और साथ ही बहुत से लीडर्स की ऐसी कामयाब लीडरशिप होती है। क्या रिजल्ट्स हैं, गजब के रिजल्ट्स हैं, और क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट। सबसे बढ़िया बात आपने रिजल्ट में देखी दीप, सिर्फ 9% लोगों ने मोरेटोरियम लिया है। ये एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट की ताकत है, ये इनकी लेंडिंग क्वालिटी है जो आपको नजर आती है। बाकी तो ठीक है, छोटी मोटी दिक्कतें अगर सिस्टम में हैं, इकोनॉमी में हैं, दुनिया में हैं, तो एचडीएफसी बैंक भी बचेगा नहीं, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं, कमेंट्री मजबूत है। अच्छा, जो उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी उन्होंने एक चीज़ साफ कर दी कि उनका उत्तराधिकारी 25 साल से बैंक में ही है, यानी कि कोई आउटसाइडर नहीं आने वाला है। आउटसाइडर आता है तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है कि भाई आप जो बैंक का कल्चर है, जो तरीका है अब तक का काम करने का, वो उससे, लेकिन जो 25 साल से उसी बैंक में है तो उसको वो पता है कि एचडीएफसी बैंक उनके नस नस में दौड़ रहा है, तो नेचुरली कोई खास ऐसा डिसरप्शन होने की कोई बात ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स, मजबूत कमेंट्री, खरीदा जा सकता है। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि थोड़ा भागा हुआ है, तो वो एक रिस्क है कि ऑलरेडी रिजल्ट्स के अच्छी उम्मीद थी, और मुझे याद है शुक्रवार को नितिन जी ने भी इस पर कॉल ऑप्शन खरीद के जाने की राय दी थी कि नतीजे को पहले बहुत मजबूत दिख रहा है। 1085 का 1085 का मैंने रेंडमली एक स्टॉप लॉस दिया है, 1130 1140 जितना एक बार बैंक एचडीएफसी बैंक थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और आज बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक एचडीएफसी बैंक होगा। तो बैंक निफ्टी पर जो मेरी इतनी मजबूत कमेंट्री है, उसमें एक ही कैविएट है और एक ही कंडीशन जो है वो ये कि एचडीएफसी बैंक का प्रदर्शन रहना चाहिए रिजल्ट्स के बाद मजबूत। अगर वो निफ्टी में फिर आप देखिए तोड़फोड़ होने वाली, एकदम सुमित जी के सैटेलाइट पे जाएगा ये ऊपर। बढ़िया एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। एचडीएफसी बैंक का एक अहम रोल रह सकता है जहां तक बैंक निफ्टी की भी चाल का सवाल है। सर एक और रिजल्ट जिसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा, एमएनएम फाइनेंस, रिजल्ट तो अनुमान मुताबिक रहे पर इनका जो राइट्स इशू है 76% का डिस्काउंट, सर इतना बड़ा डिस्काउंट कभी देखा है, और क्या रीजन है, किस वजह से इतने बड़े डिस्काउंट पे ये राइट्स इशू कर रहे हैं? दीप, मैंने बहुत सोचा कि इस एमएनएम फाइनेंस के रिजल्ट को मैं एनालिसिस में डालूं, मैंने जानबूझ के डाला नहीं, लेकिन आपने फिर भी पूछ लिया। तो पहली चीज़ तो ये कि जैसे मेरे को फ्रीडम है, मैं अपने एक्सपर्ट्स को कुछ भी कभी भी पूछ लेता हूँ, उतनी फ्रीडम दीप को भी है। दीप का मन किया, दीप ने एमएनएम फाइनेंस, मैं अवॉइड कर रहा था एक्चुअली इस पर बात करना है। उसके दो रीज़न है दीप, ऐसे नंबर्स आपको ठीक दिख रहे हैं लेकिन नंबर्स में भी वन ऑफ हैं, तो जो जितने मजबूत नंबर्स मुझे एमएनएम फाइनेंस के दिखने चाहिए वो उससे दिख नहीं रहे, और प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़कर आई है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग है और इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है
कि ये कहना मुश्किल है। अब दूसरी चीज़ जो है उसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए रिजल्ट तो छोड़ दीजिए, कोई खास बात नहीं है। अल्टीमेटली राइट्स इश्यू पर इस स्टॉक को ट्रेड करना है। अब राइट्स इश्यू को मैं अच्छा क्या है कि अगर आपको 200 रुपये वाला शेयर, 207 रुपये वाला शेयर एक पे एक राइट मिल रहा है, राइट्स का रेशियो देखिए जबरदस्त है, एक पे एक राइट है और वो 50 रुपये में मिल रहा है, तो आप जरूर लेना चाहेंगे, राइट। 207 रुपये वाला शेयर 50 में क्यों नहीं, कौन नहीं लेना चाहता। और ऐसे में आप ये कोशिश जरूर करेंगे कि मार्केट से खरीदें, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक हैं तो और लेते हैं, और उस हिसाब से स्टॉक नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप रिकॉर्ड डेट के पहले एमएनएम फाइनेंस मार्केट से खरीदेंगे। अभी डेट आने में वक्त है, 28 जुलाई से 11 अगस्त तक राइट्स इशू खुला रहेगा, तो नहीं 23 जुलाई, माफ़ कीजिएगा, 23 जुलाई डेट आ गई है, और 23 जुलाई मतलब 2 दिन बाद है, ठीक है ना। 21-22 गुरुवार को रिकॉर्ड डेट है, यानी कि आपको बुधवार तक आपके अकाउंट में ये शेयर होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि 50 रुपये में राइट्स कोई भी लेना चाहेगा, 1:1 है, तो आप उस हिसाब से खरीदारी करना चाहेंगे, तो ये आपको खरीदारी का सपोर्ट देता है। लेकिन इसके सामने दूसरी चीज़ है, 3,500 करोड़ रुपए आपको जुटाने हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा आपका प्रमोटर है, इतनी मजबूत कंपनी है, और 184 रुपये, देखिए गौर से सुनिएगा, 184 रुपीज़ आपकी बुक वैल्यू है। फिर एमएनएम फाइनेंस को इतना नीचे 50 रुपये पर प्राइसिंग करने की ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो अगर मैं उसको हटाकर देखूं, सिर्फ ये देखूं, महिंद्रा ग्रुप के लिए, एमएनएम फाइनेंस के लिए 3,500 करोड़ रुपए जुटाना इतना मुश्किल काम है क्या कि आपको राइट्स का रेशियो भी 1:1 रखना पड़े, ठीक है, और साथ ही आपको इतनी नीचे प्राइसिंग करनी पड़े, ये मेरी समझ के बाहर है। तो इसलिए मेरा कोई कॉल नहीं, भगवान जाने क्या होगा इस स्टॉक में, आई डोंट नो। तो मैं ऊपर नीचे बाय मतलब दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है, इसलिए मैं मन नहीं बना पा रहा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आप मेरे दिल से पूछेंगे तो मेरा दिल कहता है नीचे जाना चाहिए, मेरा दिमाग कहता है ऊपर जाना चाहिए। इसलिए व्हेन आप जब कंफ्यूजन में तो स्टे अवे, वो वाला व्हेन इन डाउट स्टे पुट, कुछ नहीं करना। देखिए जो जिसकी पोजीशन है वो आप अपने अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखिए जी, प्लीज़। बिल्कुल अनिल जी, नज़र रखते हैं किस तरह से एमएनएम फाइनेंस पर बढ़िया एक्शन रहेगा। कुछ और नतीजे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बल्कि वरिंदर बंसल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल जी, रिजल्ट एक्सरे के लिए। बिल्कुल, तो वरिंदर का स्वागत है, और बिगुल के साथ हम करते हैं स्वागत। आइए, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। वीकेंड पर आए ढेर सारे रिजल्ट्स, और इन ढेर सारे रिजल्ट्स में बड़ा एक्शन रहा है, लेकिन हम आपको फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ वो रिजल्ट्स पर जो कोई नहीं देखता, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी रिजल्ट्स में आराम से रिपोर्ट्स मिल जाती है, व्यू मिल जाते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन मेहनत कौन करे? छोटी छोटी कंपनियों की मुश्किल बैलेंस शीट पढ़ने का काम कौन करे? वो काम करते हैं वीकेंड पर भी वरिंदर बंसल। वरिंदर, सबसे पहले शुरुआत है, देखो हमारा तो सिस्टम के बहुत क्लियर है, हम पॉजिटिव चीज़ों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। बताइए अच्छे रिजल्ट्स कौन से आए हैं? सर मेरे लिए एक स्टैंड आउट नंबर, अगेन डिस्क्लोजर की पीएमएस में ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट है बहुत टाइम से, वो ग्रैन्यूल्स था। क्लियरली ग्रैन्यूल्स, आई नो कि अभी मार्केट आज में आ गया था, स्टॉक ऊपर था, बट उसका जो कमेंट्री आया था, कॉन कॉल हुआ था जब मार्केट क्लोज हुआ था, इट वाज ग्रेट। आप सोचिए सर कि उसने बोला कि मैं 23% मार्जिन कंसिस्टेंट रखूंगा। FY21 में 30% ग्रोथ होगा, FY22 में 25% ग्रोथ होगा, 20 रुपए ईपीएस इस कंपनी का कहीं नहीं गया। केमिकल कंपनीज 25, 30, 40 टाइम पे ट्रेड कर रही हैं। इवन आप इसको 20 टाइम भी देते हो, सो गॉड नो 350, 400 is not a price which should not be attained by this company. So commentary was very strong. A standout performance for me was Granules disclosure के साथ। कंपनीज जिनके सर नंबर अच्छे दिख रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे बहुत लोग बढ़ा के बोल रहे हैं। सो एक चीज मैं बोलूंगा सर कि आप प्लीज सेल्स पे फोकस कीजिए, आप कॉस्ट पे फोकस मत कीजिए। सेल्स ऊपर है तो नंबर अच्छे हैं, कॉस्ट कट जो है वो सस्टेनेबल नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। सो जैसे कि हैथवे केबल्स है सर, हैथवे केबल्स का सेल्स नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट बहुत अच्छे लगेंगे आपको, बट अगर आप थोड़ा इंटरनल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स अच्छे क्यों आए। सेल्स 7% नीचे थी सर, एबिटा 27% ऊपर था, मार्जिन 20% से 28% चले गए हैं, और कंपनी ने कुछ 66 करोड़ का प्रॉफिट दिया है वर्सेस अ लॉस, और नंबर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बट सर सेल्स नीचे है, और अगर आप इंटरनल्स देखो दैट इज ओनली सपोर्टेड बिकॉज उसका फाइनेंस कॉस्ट कुछ 80 करोड़ से 33 करोड़ आ गया है, अदर एक्सपेंसेस कुछ 126 करोड़ के थे, 67 करोड़ आ गए हैं। सो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, अदरवाइज सेल्स नहीं बढ़ी है। और सर आप सोचिए, ये कंपनी है जो 70 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है, मैंने ट्वीट भी किया था एक, आप सोचिए सर
इस कंपनी का मार्केट कैप कुछ 7,700 करोड़ है और उसका प्रॉफिट 180 करोड़ है टीटीएम पे। लास्ट 7 साल कंपनी ने लॉस किया है, 7,700 करोड़ का मार्केट कैप 180 करोड़ पे। और आपको ग्रेन्यूल्स मिल रहा है सर 6,700 करोड़ पे, और उसका जो प्रॉफिट उस कंपनी से डबल था, और जहां पे 25 से 30% प्रॉफिट गाइडेंस भी है मैनेजमेंट की। सो वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी हाई फॉर दिस कंपनी। आई नो इट्स अ रिलायंस ग्रुप कंपनी एंड ऑल, बट फिर भी IIFL Securities again sir, I will say it's a weak number. I know कि हाँ भी again everyone is saying कि numbers बहुत अच्छे हैं। रीजन इज अगेन कि अगर आप सेल्स देखो, सेल्स 9% नीचे गई है वाई ऑन वाई, क्वार्टर क्वार्टर भी सेल्स 24% नीचे गई है। अगेंस्ट जो मार्जिन बूस्ट हुआ है और प्रॉफिट बढ़ा है, वो क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट नीचे और एम्प्लॉय कॉस्ट नीचे है। कैपिटल मार्केट्स अगर मैं पूरे का पूरा सेगमेंट देखूं तो उसमें बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कुछ हुआ नहीं है। उसमें सिर्फ 1% का ग्रोथ है क्वार्टर क्वार्टर, 2% का ग्रोथ है वाई ऑन वाई। उसके अंदर अगर देखें तो रिटेल ब्रोकिंग ने ऑफकोर्स अच्छा किया है, नेट क्लाइंट एडिशन एंड ऑल, सिर्फ रिटेल ब्रोकिंग ने अच्छा किया है, तो 160 करोड़ में 66 करोड़ ने अच्छा किया है। अदरवाइज एज अ होल नंबर्स बहुत तोड़फोड़ नहीं लग रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के। एंड प्लीज ऑल्सो ऑन बैक ऑफ माइंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक बहुत भाग चुके हैं। सो कीप दैट इन माइंड। सो these are numbers stand out and numbers strong on the face of it, but internals are not that strong. और कमजोर नंबर्स में कौन कौन से हैं वरिंदर? लेकिन उससे पहले है ना, आप ये बताएं, उससे पहले आपने एक चीज की कि वो कॉस्ट कंट्रोल वाली चीजें परमानेंट नहीं होती, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत जगह कॉस्ट कंट्रोल हुई है, सैलरी कट्स हुए हैं। हम तो फॉर्चुनेट हैं और हमारी टीम बड़ी स्ट्रांग है, मजबूत है, बढ़िया काम कर रही है। हमारे यहाँ तो कहीं कोई सैलरी कट्स दूर दूर तक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री में कई जगह हुए हैं। तो क्या वो उम्मीद रखें कि उनकी सैलरी वापस बढ़ जाएगी? सर आपके ऊपर है। आपके ऊपर है, आप बॉस हो, आपको कितना पैसा सबका बढ़ाना है बढ़ाइए। बट मैं ये बोल रहा सर कि आप बोलोगे कि यार आपने 60 करोड़ का प्रॉफिट दिया, पर 60 करोड़ के प्रॉफिट में 50 करोड़ तो मेरे खर्चे कम करके दिए। सो खर्चे कम करके दिए इसका मतलब ये नहीं कि नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो सी अगर आपका सेल्स, अगर आपका एग्जांपल ही लो सर, अगर 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 आपके पास एडवर्टीजमेंट और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ऊपर जा रहा है 10%, 20%, 30% नीचे जा रहा है, तो आप नीचे जो है P&L में कुछ भी कर सकते हो, राइट? बट अगर आपका सेल्स ही नहीं बढ़ रहा, आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर कॉस्ट काटेंगे, बट उसके बाद तो जब थिंग्स नॉर्मल होनी चालू हो जाएंगी, फिर आप बोलोगे यार ठीक है यार, अभी नॉर्मल पे थोड़ा आना चाहिए, कॉस्ट कटिंग ज्यादा नहीं करनी चाहिए, थिंग्स नॉर्मल हो रही है। तो किसी भी कंपनी में सेल्स ग्रोथ बहुत जरूरी है। दैट इज आई एम सेइंग अ लॉट अटेंशन हैज टू बी पेड टू दीस केमिकल एपीआई कंपनीज, जहां पे ग्रोथ अपने को 20-25% आ रहा है सर, 20-25% आ रहा है। सो दैट इज 25% मार्जिन आ रहा है सर, जो 10-10% मार्जिन था आज की डेट में 25% मार्जिन हो गया है। आई विल फोकस ऑन दैट स्पेस रेदर देन फोकसिंग ऑन फैशनेबल थिंग्स जो है। अभी ब्रोकरेज बहुत फैशनेबल बिजनेस हो गया है कि फैशनेबल है, बट ये हैथवे जैसे मेरे ख्याल में 10 रुपए का स्टॉक वो 40 रुपए हो गया है। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप, ऑनेस्टली आई एम वेरी स्मॉल टू अंडरस्टैंड कि इतना क्यों होना चाहिए। समझ गया, ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरी तरह से। चलिए अच्छा, खराब नंबर्स में और भी लिस्ट है आपकी, बताइए कौन कौन से नंबर्स वीक दिख रहे हैं आपको? सर खराब में ऑटो एंक हुआ, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हुए, या फिर कमोडिटी कंपनीज में। रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज एक कंपनी है जिसका सेल्स ऊपर था 10%, पर क्वार्टर क्वार्टर नीचे था। सो आप प्लीज वाई ऑन वाई कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज वो एब्रेशन है थोड़ा सा। तो अगर आप वाई ऑन वाई कोई भी देखेगा तो बोलेगा नंबर बहुत अच्छे आए हैं, बट वो एब्रेशन था बिकॉज उसका जो एबिटा था वो 20 करोड़ का रन रेट है उसका एबिटा का। इस बार उसका 10 करोड़ ही आया, वाई ऑन वाई उसका कुछ भी नहीं था। उसी तरीके से मार्जिन इस बार 9% दिख रहे हैं वर्सेस कुछ 8.5%। बट अगेन जैसे मैंने बोला, उसका 20% का एक नॉर्मलाइज रन रेट है। सो वाई एंड वाई कंपेयर नहीं करना चाहिए। सो मेरे ख्याल में वो वीक नंबर्स हैं। बैंको प्रोडक्ट्स, IFGL रिफ्रैक्टरीज, अगेन नंबर्स बहुत खराब है। सिलान एक्सप्लोरेशन एक कंपनी है सर, अगेन नंबर अगर आप कंपनी को पढ़ेंगे तो आपको ETM बेसिस पे सिर्फ 4.5 टाइम पे मिल रहा है, प्राइस टू बुक सिर्फ 0.5 टाइम्स में मिल रहा है, ROC 15 टाइम पे मिल रहा है। बट द प्रॉब्लम विद दिस कंपनी इज इसके नंबर कभी आते नहीं है सर। एबिटा 42% डाउन है, मार्जिन 25% रह गए हैं 41% से। इज इज द वर्स्ट वी हैव सीन इन दिस कंपनी? आई डोंट नो, बट इशू हो रहा है इस कंपनी में। SNL बेयरिंग अगेन ऑटो एंसिलरी कंपनी जिसका सेल्स 10 करोड़ से 3 करोड़ रह गया है। GNA एक्सेल सर मैं फुस में डाल रहा हूँ इस बार। अगेन हाई क्वालिटी कंपनी, बट नंबर्स आर वेरी बैड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। व्हाई? बिकॉज सोचिए सेल्स 70% डाउन है, एबिटा 87% डाउन है, और इस बार लॉस रिपोर्ट किया है। मतलब कि 200 करोड़ का रन रेट होता था सर इस कंपनी का सेल्स करने का, जो कम हो गया 80 करोड़ हो गया। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन सेल्स फैक्टर।
13.5 टाइम पे रह गया है, सो बहुत बहुत सस्ता नहीं है। ROC 20% है, बट इशू इज की नंबर्स नहीं आ रहे हैं इस कंपनी। ओके, बहुत ही घटिया टाइप के नंबर, फुस जिसको आप बोलते हो, उसमें कौन सी कंपनी है? सर जैसे मैंने बोला GNA एक्सेल्स होगा, GNA एक्सेल्स है एक कंपनी जो बहुत ही कुछ नंबर्स हैं जिसमें, और एक छोटा कंपनी है अमल। मैं आप आई नो अपना बात हुआ था सर, आई एम ओनली स्ट्रेसिंग ऑन दिस कंपनी बिकॉज ये केमिकल कंपनी है और आजकल बहुत फैशनेबल हो चुका है कि कोई भी चीज जो केमिकल होती है वो बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर आप इसके नंबर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्लीज डोंट पेंट एवरीथिंग विद द सेम ब्रश। यू नो, सेल्स 50% नीचे, एबिटा 65% नीचे, अभी भी 20 टाइम पे ट्रेड कर रहा है सर इसका। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए रिजल्ट का विश्लेषण। शुक्रिया वरिंदर आपका ये बेहतरीन विश्लेषण देने के लिए हमारे नतीजों पर। कल 8:30 बजे फिर से वरिंदर से आपको मिलेंगे नतीजों का बेहतरीन विश्लेषण। आइए शामिल करते हैं हमारी टीम को। तैयार है हमारे साथ सबसे पहले पूजा और मानसी हमारे साथ हैं। आइए खबरों वाले शेयर ले लेते हैं। पूजा बताइए, आप करिए शुरुआत। जी येस बैंक से पहले शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि खबरों वाले शेयर से शुरुआत करें तो आज येस बैंक से जुड़ा जो अपडेट आ रहा है एफपीओ का, एफपीओ 95% भरा है और कंपनी ने करीब 14,266 करोड़ रुपए जुटाए हैं इस एफपीओ के जरिए। एफपीओ का जो ऑफर प्राइस है वो 12 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जिसमें कि रिटेल जो हिस्सा है वो 0.47 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा आज रेलवे स्टॉक्स पर नजर रखिए। IRCTC, RVNL रेलवे इंफ्रा डेवलपमेंट पर करीब 14 लाख करोड़ खर्च करने की योजना है। अगले 5 साल में ये खर्च करने की योजना है। मंगलम ऑर्गेनिक्स भी फोकस में रहेगा। आरके दमानी ने कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है और जून शेयर होल्डिंग के मुताबिक उनकी हिस्सेदारी अब 2.17% होगी। कैडिला हेल्थ केयर, यहाँ पर USFDA की तरफ से कंपनी की कुछ ड्रग्स को मंजूरी मिल चुकी है, जिसका कि इस्तेमाल सरदर्द और मांसपेशियों के दर्द में होता है, तो आज यहाँ पर भी नजर रखिए। इसके अलावा ग्लेनमार्क भी फोकस में रहेगा। DCGI ने कंपनी पर ओवर प्राइसिंग के आरोप लगाए। कंपनी की एक ड्रग को लेकर ओवर प्राइसिंग के आरोप लगाए, कीमतों में सफाई मांगी है और कंपनी ने पिछले हफ्ते दवाई की कीमत यहां पर घटा दी थी, तो आज ग्लेनमार्क भी फोकस में रहेगा। धानुका एग्रोटेक नतीजों के साथ बायबैक पर भी बैठक होगी। 22 जुलाई को ये बैठक होगी, तो यहां पर नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं एक और फार्मा शेयर एस्ट्राजेनेका। यहाँ पर खबर आ रही है कि एस्ट्राजेनेका पेरेंट कंपनी ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए करार कर लिया है और करीब 1 बिलियन डोज बनाया जाएगा, तो आज फार्मा स्टॉक्स काफी ज्यादा फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे शेयर्स आपको फोकस में दिखेंगे। आइए जान लेते हैं कुछ और शेयर्स यहाँ पर नजर रहने चाहिए और कुछ अहम ट्रिगर्स भी जो मानसी के पास हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। दीपांशु, नतीजों के लिहाज से बॉम्बे डाइंग, SBI कार्ड, स्वराज इंजन, महाराष्ट्र स्कूटर, NRB बेयरिंग, धामपुर शुगर जैसी कंपनियों के नतीजों का इंतजार है। वहीं AGR मामले पर अगली सुनवाई आज होने जा रही है। आपको बता दें वोडाफोन आइडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को 1000 करोड़ का AGR भुगतान किया है और इससे पहले कंपनी ने 3 चरणों में करीब 6,854 करोड़ का भुगतान भी किया है। बलरामपुर चीनी का बायबैक आज से खुलने जा रहा है। 180 रुपए प्रति शेयर के दाम पर 1 करोड़ शेयर यानी कि 4.55% इक्विटी का ये बायबैक है और 31 जुलाई तक ये बायबैक खुला रहेगा। निफ्टी की कंपनी HDFC बैंक वीकेंड के दौरान कंपनी के नतीजे आते हुए देखिए अच्छे नतीजे हैं। यहाँ पर कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में 18% की बढ़त देखने को मिली है। 15,390 करोड़ का यहाँ पर अनुमान था, जबकि 15,665 करोड़ के NIAs आते हुए दिखे हैं। प्रोविजंस 2,613 करोड़ से 3,890 करोड़ पर जाते हुए दिखे हैं। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर 20% का इजाफा देखने को मिला है। ग्रॉस NPA 1.2% से 1.3%, वहीं नेट NPA 0.3% पर इंटैक्ट रहते हुए देखने को मिले हैं। वायदा बाजार की कंपनी M&M फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिखे हैं। अनुमान के मुताबिक अच्छे नतीजे यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में 8% का इजाफा हम देख रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर आप देखिए 68 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 156 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, जबकि हमारा अनुमान 160 करोड़ का था। ग्रॉस NPA 9.19% और नेट NPA 5.72% पर जाते हुए दिखे हैं। और अंत में ICICI लोम्बार्ड मिले जुले नतीजे, कंपनी के ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम यहाँ पर 3,302 करोड़ पर रहे हैं, 5.3% की गिरावट देख रहे हैं। यहाँ पर नेट प्रीमियम में 7% की गिरावट है। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर 28 से 29% का इजाफा है। 310 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 398 करोड़ पर जा पहुंचा है। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। आइए देख लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में।
आशीष, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए HDFC बैंक के नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। एचडीएफसी बैंक और ब्रोकरेज हाउस की 5 रिपोर्ट्स आई हैं और देखिए सबसे ज्यादा लक्ष्य जो है सीएलएसए ने दिया है। खरीदारी के राय के साथ इन्होंने जो लक्ष्य है वो 1250 से बढ़ाकर 1450 कर दिया। सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं नोमेरा, इन्होंने जो खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 1225 से बढ़ाकर 1325 कर दिया है। लेकिन सभी ब्रोकरेज हाउस को अगर आप देखें तो सबके सब पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एसेट क्वालिटी का ये सबसे बड़ा टेस्ट था जिसमें एचडीएफसी बैंक पास हो गया। 20% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। और इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो मोरेटोरियम सबसे कम है, 9% है, जो कि काफी ज्यादा अप्रिशिएटेबल है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो FY 22-23 के EPS के अनुमान में सीएलएसए ने 6 से 9% की बढ़ोतरी की है। बैलेंस शीट मजबूत है। ब्रोकरेज हाउस को एचडीएफसी बैंक नतीजों के बाद पसंद आ रहा है। बिल्कुल, तो HDFC बैंक पर तो नजर रहेगी, पर कुछ और स्टॉक्स पर ही रिपोर्ट्स हैं, वो कौन सी हैं आशीष? ये फोकस में रहेगा। ब्रोकरेज हाउस JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य है 3950 से बढ़ाकर 4300 रुपए कर दिया। ये कह रहे एग्जीक्यूशन बढ़िया है, जिसके चलते आगे जाके बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है। जेफरीज ने लक्ष्य दिया है 3450 से बढ़ाकर 3900 कर दिया। ये कह रहे मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस है कि अगले 2 से 3 तिमाहियों में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। HCL टेक पर नजर रखें। CLSA की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा। लक्ष्य 650 से बढ़ाकर 740 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि नए डील मोमेंटम से आगे जाके ग्रोथ देखने को मिलेगी। और UPL पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। 437 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि अरिस्टा के अधिग्रहण का फायदा देखने को मिलेगा। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है रैलिस इंडिया पर। मैक्वायरी की रिपोर्ट है, जहां पर इनिशिएट की गई है रिपोर्ट जो है मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ। और लक्ष्य है 350 का। 284 कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय कारोबार में आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, तो ये हैं वो तमाम FIR रिपोर्ट्स जिन पर आप करिएगा फोकस। आइए करते हैं आज की शुभ शुरुआत। हमारा भरा पूरा परिवार एक्सपर्ट्स का हमारे है साथ। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी और साथ ही जय, शुभम और जैन साहब। तो पूरी की पूरी टीम है तैयार। बिगुल के साथ करिए स्वागत। सबको नमस्कार और शुरुआत कीजिए वागले साहब आप। ओके, क्या खरीदेंगे ये बताइए। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। खरीदूंगा कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन। 449 का बंद है, 441 का मेरा स्टॉप लॉस है और 474 तक की मुझे मूव दिखाई दे रही है आज और कल में। ओके, 19 लाख करोड़ से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के लिए बनाया जाएगा। ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का वीकेंड पर बयान आया है। उसके बाद आज सारे रेलवे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, रेलवे से जुड़े स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कॉनकॉर एकदम परफेक्ट चॉइस है आज वागले साहब की तरफ से। बहुत ही बढ़िया वागले साहब। ओके, आइए शुभम जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर अपनी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का मेरा जो पिक है वो है सीमेंस। और सीमेंस में अगर हम देखें तो कुछ 5-6 ट्रेडिंग सेशन पहले एक ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद स्टॉक के कंसोलिडेशन में चला गया। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे को जिस तरह से डेरिवेटिव में लॉन्ग बिल्ट हुए हैं, मुझे लगता है कि आज एक ब्रेकआउट हमें सीमेंस पे देखने को मिल सकता है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न काइंड ऑफ एक फॉर्मेशन भी फॉर्म हुआ है, जिसके बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव सीमेंस में आ सकता है। तो सीमेंस का 1200 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 29 रुपये 50 पैसे पे क्लोज हुआ था, उसको खरीद के चले। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 21 रुपये पे और 42 रुपये और 45 रुपये, ये 2 टारगेट होगा अपसाइड में इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो आज का जो मेरा पिक है वो है सीमेंस। जय, गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपका आज का स्टॉक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू यू दीप। अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है वो है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड को खरीद कर चलना है, जिसका क्लोजिंग करीब 334 के आसपास है। इसके ऊपर के टारगेट्स बनेंगे, पहला वाला 346, दूसरा 351। ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदना है। स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करेंगे हम 328 का। रैशनल ये है कि कोचिन शिपयार्ड ने बहुत ही अच्छे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो अपने 200 डेमा के ऊपर बना है। मैं कहूँगा 200 डेमा के ऊपर ब्रेकआउट आया है, ये स्टॉक में कंसोलिडेट हुआ। अब ये कंसोलिडेशन के बाद फिर से हमें एक अपट्रेंड देखने मिलेगा। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें देखने मिला है और वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है क्लियर वॉल्यूम्स के साथ, और मोमेंटम इंडिकेटर्स में एक बाय क्रॉसओवर पे देखने मिला है। तो फ्रॉम ऑल दी टेक्निकल पैरामीटर्स कोचिन शिपयार्ड मुझे पिक ऑफ द डे में मेरा स्टॉक है।
356 मैं कहूँगा कि ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेंगे 346, 351, ये दो टारगेट्स के लिए बाय करें। 328 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके और अभी पिछले हफ्ते ही मैंने इनके सीएमडी मधु नायर साहब से बात की थी और इन्होंने इनको 2 वेसल्स नॉर्वे से बनाने को मिले हैं। अरे क्या ज़बरदस्त कंपनी है, क्या शानदार कामकाज करते हैं। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने का है। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, आप क्या खरीदेंगे? वही कोई शुक्रवार वाले ही काम चलाएंगे? सैटरडे संडे कुछ मेहनत की है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी काम तो शुक्र वाले स्टॉक से ही चलाएंगे। एक्साइड पे खरीदारी की राय है। 155 का स्टॉप लॉस है, 168 पहला टारगेट, 174 दूसरा टारगेट। अनिल जी काम पूरा करा, ऐसा नहीं है कि रेस्ट करा। आपने एक होमवर्क दिया था कि एक्साइड और अमराना बैटरी का चैनल चेक करने के लिए, तो वो चैनल चेक करा है और चैनल चेक ये कहता है कि एक्साइड जो है 50 to 60 साइजेस में। जी अनिल जी नहीं बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपके हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। अनिल जी चैनल चेक कहता है कि एक्साइड जो है 50 to 60 डिफरेंट साइजेस में बैटरी बनाता है, जबकि अमराना 15 से 20 साइजेस में बनाता है। एक्साइड इज डूइंग गुड, लीडर है स्टेशनरी आइटम्स में। स्टेशनरी आइटम बोले तो इन्वर्टर, जेनसेट, जहां पर एक दिल्ली के अंदर अगर 15,000 बैटरी इन्वर्टर और जेनसेट के लिए बिकती है तो मात्र 1200-1500 बैटरी अमराना बेच पाता है। अमराना बैटरी की बैटरीज डीजल कार में सक्सेसफुल नहीं है, लीडर है अमराना सिर्फ पेट्रोल कार में उसकी बैटरी सक्सेसफुल है। तो अनिल जी चैनल चेक करके आया हूं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है अमराना और एक्साइड के अंदर। तो ये है हमारा राजा और एक्साइटमेंट। देखो बंसल जी को कुछ भी काम बोलो, काम कंप्लीट हो जाए। बंसल जी की सबसे खास बात ये है कि कोई भी काम पेंडिंग छोड़ते नहीं है, इसीलिए बंसल जी मेरे सबसे प्यारे हैं। ओके और मैंने इसलिए बंसल जी काम भी आप ही को दिया। मैं चाहता था किसी और को भी दे सकता था, लेकिन मुझे मालूम है कि आप रिसोर्सफुल हैं, आपकी नेटवर्किंग तगड़ी है और आप मेहनती भी पूरे हैं, सारी चीज़ों के लिए वक्त निकाल लेते हैं। आइए कुणाल जी ने किस किस चीज़ के लिए वक्त निकाला पता चलेगा अभी। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताइए पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। अनिल जी दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी सबसे पहले तो पूरे वीकेंड में देखिए अनिल जी इतने सारे फोन आए, इतने सारे संदेश आए मस्ती की पाठशाला के अनिल जी, तो देखिए बहुत तारीफ मिल रही है और सब लोगों का कहना है कि शानदार शो था। और अनिल जी सबका ये आग्रह है कि इसका टाइम बढ़ाइए। तो अनिल जी इतने सारे लोगों ने आग्रह किया, मुझे लगा मैं ही टाइम बढ़ा दूं अगर मेरे हाथ में हो। तो अनिल जी आप इस पर विचार कीजिए प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल पक्का विचार करते हैं। थोड़ी सी प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी कुणाल जी, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम स्लॉटेड हैं। तो जैसा आपके वो आप कहते हो ना कि खोज जारी है, वैसे सिमिलर बिल्कुल वैसा का वैसा मेरा आंसर है, विचार जारी है। लेकिन ये जो मैं आश्वासन दे रहा हूँ वो बिल्कुल आप इसे नेताओं की तरह न लें, मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ विचार जारी है। जी अब बताइए आपकी पिक कुणाल जी। अनिल जी देखिए वैसे तो पिक एक्साइड इंडस्ट्रीज है जो कल मैंने और राकेश जी ने पिक ऑफ द डे में दी थी शुक्रवार को, लेकिन उसके अलावा भी एक स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है और वो है वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, जिसके चार्ट पर एक बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और शुक्रवार के ट्रेड में स्टॉक ने 350 के लेवल्स को पार किया, 340 के लेवल्स को, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था स्टॉक के लिए। तो यहां से उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम 10 से 15% की तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो वेस्टलाइफ डेवलपमेंट खरीद करके चले। 340 रुपए पर ब्रेकआउट के लेवल पर स्टॉप लॉस रख ले। 370 रुपए पहला टारगेट होगा, तो 370 के टारगेट के लिए वेस्टलाइफ डेवलपमेंट खरीदारी की राय। 350 में लो, 340 का स्टॉप लॉस, 370 का टारगेट, सबके सब राउंड फिगर में टेंशन नहीं है। जयपुर वाले जन साहब हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। और आप तो मस्ती की पाठशाला के मतलब एकदम एंटरटेनर नंबर 1 है। बताइए सर आपकी आज की पिक ऑफ द डे। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली में बहुत मजा आया, कुणाल जी ने जब स्टार्ट करी थी बातचीत और आपने इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया। एक्चुअली मस्ती की पाठशाला इतना रिलैक्सिंग है, खुद को करके तो मजा आ ही रहा है और लोगों के कमेंट्स आते हैं और जब इतना लोगों ने रिस्पांस दिया है तो अब तो क्या है कि अब अपना बार और ऊपर हो गया अनिल जी, और हमें तो अब बार बार अब और अच्छा करना है। और 1 घंटे का तो प्लीज कर ही दीजिए अनिल जी, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है कुणाल जी के साथ। तो प्लीज आप देख लीजिएगा, जैसे आपकी वो जारी है, कुणाल जी की खोज जारी है, मेरी सैटरडे संडे को रिसर्च भी पूरी जारी थी। तो रिसर्च में कुछ कुछ निकाला था अनिल जी मैंने। और एक स्टॉक है MCX, जो कि मैं बहुत नीचे के लेवल से हमेशा से रेकमेंड करते आ रहा हूं
और मुझे 550 500 के लेवल से याद है, और झुंझुनवाला जी का भी इसमें स्टेक है। और फिर एक्सचेंज, जिस तरीके से कमोडिटी एक्सचेंजेस में दूसरे लोग भी आ रहे हैं बट इतनी जल्दी उतना सक्सेस नहीं ला पा रहे हैं। और MCX में इस बार गोल्ड मिनी का ऑप्शंस भी लॉन्च हुआ है, नए प्रोडक्ट्स और लॉन्च होने वाले हैं, इंडाइसेस आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि MCX कैन बी अ वेरी गुड बेट। हालांकि बहुत ऊपर के लेवल्स पे है बट फिर भी मुझे लगता है कि देखना चाहिए। नाम इंडिया, ऐसा लगता है कि काफी हद तक काफी नेगेटिव्स हैं जो वो डिस्काउंट हो चुकी है, प्राइस काफी करेक्ट हुआ नाम इंडिया का, और हम तो 220 के लेवल से देते आ रहे हैं, 230 से मैंने भी दिया और हमारे सारे पैनल में सब ने इनफैक्ट एक बार दिया ही होगा। हेडलबर्ग सीमेंट, जो कि मैंने बहुत बार सीमेंट स्टॉक्स में दिया है, मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में रिटेल प्राइसेस में जो मजबूती आई है उसका सर्टेनली बेनिफिट मिलेगा, और रूरल इंडिया का बेनिफिट सर्टेनली स्टॉक को मिलेगा। बाकी जस्ट एक रिपीट करूंगा अनिल जी, मैंने फ्राइडे को जो इवनिंग शो होता बाजार अगले हफ्ते, उसमें मैंने AIA इंजीनियरिंग इंट्राडे पिक के तौर पे दिया था, एस्ट्रल पॉलिटेक मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया है, और पैनासोनिक कार्बन जो कि एक MNC कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी, और आश्चर्य लगता है कि बहुत छोटे मार्केट कैप है, क्योंकि उनका जो मार्केट का जो साइज है वो छोटा है, इसलिए वो कंपनी छोटी है, बट अदरवाइज वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडर्स है, और इंडिया की तो सोल मैन्युफैक्चरर है कार्बन रॉड्स बनाने वाली। तो एक बेहतरीन कंपनी है पैनासोनिक कार्बन, जो कि मैंने 360 के लेवल्स पे दी, और पहले भी मैंने अनिल जी 2 बार 3 बार रिकमेंड किया हुआ, और बहुत ऊपर के लेवल्स पे गए हुए हैं, 900 950 का लेवल्स के बाद वापस से करेक्ट किया हुआ है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। ओके, तो ये हैं तमाम स्टॉक्स जैन साहब की तरफ से आपके लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर आए।